हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता का बंटवारा या शक्ति का बंटवारा। तो जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी पावर किसी एक जगह सीमित नहीं होती है, बल्कि वो अलग अलग स्टेज पर बटी हुई होती है। तो आज हम यही देखेंगे और इसके लिए हम 2 केस स्टडी करेंगे, एक बेल्जियम की और दूसरी श्रीलंका की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम की केस स्टडी। वहाँ पर कुछ टेंशन है, अब वो टेंशन किस चीज़ को लेकर है वो हम देखेंगे। देखो, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एथनिक बोले तो इसको बोलते हैं हम जातीय, यानी कि जहाँ पर सामाजिक विभाजन इस प्रकार का होता है कि हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। तो यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब उसको समझते हैं कैसे। 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फ्लेमिश रीजन है, ये ऊपर, यानी कि नॉर्थ का जो एरिया है वो फ्लेमिश रीजन है। और यहाँ पर 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये साउथ वाला जो एरिया है इनका, इसमें 40% लोग रहते हैं वैलोनिया में, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब बचे 1% जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज के आधार पे बटा हुआ है। वो 1% लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जो इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये कैपिटल है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो हो गया ना बिल्कुल उल्टा, यानी कि पूरे देश में जो लोग मेजोरिटी में हैं वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर टेंशन हो गई। क्या हो गई? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच और पावरफुल थे, और जो डच स्पीकिंग लोग थे वो कंट्री में मेजोरिटी में है बट कैपिटल में माइनॉरिटी में है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या हुआ कि क्योंकि वो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनकी अपेक्षा, किसकी? डच बोलने वालों की। तो ये एक विशेष तरह की समस्या थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। भाई वो कहने लगे कि हम मेजोरिटी में हैं तो हमारे तरीके से होना चाहिए सारे फैसले। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, अब हम देखते हैं बेल्जियम का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। पहला तो इन्होंने ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बहुत सारी पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि वो अलग अलग अपने तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तीसरा जो इन्होंने किया वो था ब्रुसेल्स का। ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट है, यानी कैपिटल सिटी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग है, और उसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब उन्होंने इक्वल क्यों मान लिया? भाई यहाँ पर तो फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं, तो इन्होंने इसलिए मान लिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने भी तो बराबर का प्रतिनिधित्व दिया था, तो इसलिए यहाँ पर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। और फोर्थ है इनका जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि यहाँ पर एक थर्ड टाइप की ऑफ गवर्नमेंट है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? इसका जो चुनाव है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि ये 3 तरह की होती है, एक डच स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग और एक जर्मन स्पीकिंग। अब वो लोग चाहे जहाँ रहते हो पूरे देश में, लेकिन वो अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को चुनते हैं, और यह सरकार उनकी संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार रखती है। हालांकि थोड़ा जटिल है ये मॉडल, लेकिन इसने बेल्जियम की समस्या को पूरी तरह से सुलझा दिया। तो अच्छा था ना ये केस स्टडी बेल्जियम की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो केस है वो है श्रीलंका का।
ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप समझोगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो भी डाइवर्स है, यानी अलग अलग तरह के लोग हैं। कैसे हैं, जो सिंगला स्पीकर्स हैं यहाँ के, सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले, वो 74% हैं, और जो तमिल स्पीकर हैं वो हैं 18%। ठीक है, इसके अलावा जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो कि तमिल भी हैं और सिंगला भी हैं। अब यहाँ पे जो ये तमिल स्पीकर्स हैं इनके भी 2 ग्रुप हैं। एक तो तमिल जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं वो है 13%, और बाकी है यहाँ पर इंडियन तमिल, यानी कि जो कि यहाँ से गए हुए थे, कहाँ से, भारत से उपनिवेश काल में गए थे ये मजदूरी करने के लिए, और फिर ये वहीं पर जाकर बस गए। तो यहाँ का जो ग्रुप्स है वो इस तरह से डिवाइडेड है। अब यहाँ की सिचुएशन क्या है श्रीलंका की, इसको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, और 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया कि जो सिंगला लैंग्वेज है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जो भी सिंगला एप्लीकेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने प्रीफर किया। तो अब क्या होता है, मतलब स्टेट ने ये कहा कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को ही वो प्रोटेक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं वो सोचने लगे कि जो सिंगला लीडर्स हैं वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उन्होंने उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट देने से भी मना कर दिया। तो इस बात को लेकर वहाँ पर टेंशन हो गई। तो श्रीलंका तमिल्स ने क्या किया, इन्होंने पार्टीज लॉन्च की और बहुत स्ट्रगल किया कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, और इन्होंने डिमांड की कि इनको एजुकेशन में और जॉब में इक्वल अवसर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिनाई कर दिया गया। इन 1980 इन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में होगा श्रीलंका के, इसकी डिमांड की। अब इन दोनों के बीच, यानी कि तमिल और सिंगली लैंग्वेज बोलने वालों के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे एक गृह युद्ध की स्थिति हो गई, मतलब कि सिविल वार। सिविल वार क्या होता है कि जब देश के अंदर ही 2 या 2 से अधिक ग्रुप के मध्य इस तरह से लड़ाई झगड़ा होने लगे कि एक युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए। तो क्योंकि वो एक देश का आंतरिक मामला, इसलिए उसको सिविल वार या गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या कहते हैं, इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पर गृह युद्ध का माहौल हो गया और बहुत सारे लोग, हजारों लोग यहाँ पर मारे गए और बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। तो ये वाली जो परेशानियाँ थी ये काफ़ी दिनों तक वहाँ चलती रही और करीबन 2009 में जाके इस सिविल वार का एंड हुआ। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, बेल्जियम का और श्रीलंका का। दोनों से हमें क्या पता चला, हमें इन 2 उदाहरणों से ये पता चला कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। बेल्जियम में जब उन्होंने साझेदारी कर ली, पावर को शेयर कर लिया, तो वो बहुत आराम से रह रहे हैं, जबकि श्रीलंका में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी है भाई पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा क्यों होना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 2 सोशल ग्रुप के विरुद्ध, सोशल ग्रुप के बीच में झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी को कम करने में मदद करता है। दूसरा है, इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको स्थिर रखने में मदद करता है। तीसरा रीज़न है, imposing the will of majority community over others undermines the unity of nation। यानी कि अगर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी इच्छा को दूसरे लोगों पर जबरदस्ती थोपा जाएगा, जैसा कि हमने श्रीलंका के मामले में देखा, तो जो देश की यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, जान है। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती हैं वहाँ पर पावर शेयरिंग आवश्यक है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो वो हम उस देश को सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, ये चारों पॉइंट्स
ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ये आप इसके सारे पॉइंट्स आराम से याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग को किस किस तरीके से शेयर किया जाता है, पावर को किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का विभाजन किस किस प्रकार से हो सकता है। तो इसका पहली जो फॉर्म है वो है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि लेजिस्लेचर जो होती है विधायिका, जो कानूनों का निर्माण करती है। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, जो कि उन कानूनों का पालन कराती है। और तीसरी होती है जुडिशरी या न्यायपालिका, जो कि अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो इस तरीके से अगर हम पावर को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो झगड़ों की संभावना कम हो जाती है और किसी एक ही के हाथ में ज़्यादा शक्ति नहीं होती, बल्कि ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी के पास बराबर की शक्ति है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही बराबर लेवल के हैं और तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। सेकंड जो हमारी फॉर्म है उसको हम कहते हैं अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पर हम डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट बनाते हैं और उसमें पावर की शेयरिंग करते हैं। कैसे? जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बना दी, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना दी, और तीसरी होती है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल की गवर्नमेंट। तो ये अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। जैसे कि पूरे देश के लिए अगर कोई ऐसा मामला है, विदेशी मामला है, मतलब दूसरे देश के साथ संबंध बनाने वाला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी। लेकिन जहाँ पर कुछ मामले ऐसे हैं जैसे एजुकेशन है या एग्रीकल्चर है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और तीसरा जो स्थानीय लेवल के मुद्दे होते हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी शहरों में और ग्राम पंचायत गाँव में, तो वो देखती हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स को पावर शेयर कर सकते हैं। और इसको हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं पावर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो हायर और लोअर लेवल में डिवाइड की हुई है। जो थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग की वो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी जो पावर है उसको बांट सकते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, जो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में भी इसका प्रावधान होता है। जैसे कि भारत में भी जो सोशल रूप से दबे हुए या कह सकते हैं पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं, वहाँ पर हमारे देश में भी संविधान के द्वारा उनको कुछ आरक्षण दिया गया, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ग्रुप हैं वो भी अन्य ग्रुप्स के बराबर आ सकें। तो हम इस तरीके से भी पावर को अलग अलग बांट सकते हैं। ये हमारा रिलीजियस लेवल पे भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और ये सोशलिस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में। हम इस तरीके से भी पावर को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अगर देश में होंगी, तो जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है, यानी कि वो सत्ता में है, तो जो विपक्षी ग्रुप है जो उसके अगेंस्ट में है वो उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर जो जिसके हाथ में पावर है उसने कोई गलत डिसीजन लिया, तो जो विपक्षी दल हैं वो उसको रोक सकते हैं, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये लोकतंत्र की सच्ची सफलता होती है, जहाँ पर विपक्षी दल भी मजबूत स्थिति में होते हैं, ताकि कोई भी एक दल या राजनीतिक पार्टी सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होकर डिक्टेटरशिप ना कर सके। और कई बार क्या होता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसको हम अलाइन गवर्नमेंट बोलते हैं ना, गठबंधन वाली सरकार। उसमें क्या होता है कि 3 या 4 पार्टी या कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। तो उसमें अलग अलग समूह के लोगों का और अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसकी वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सोशल ग्रुप अपने आप में ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो ये पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं किस पर? पावर पे।
और ये इस चीज़ को एंश्योर करते हैं कि जो पावर है वो किसी एक ही हाथ में ना रह जाए, मतलब किसी एक ही जगह पर इकट्ठी ना हो जाए, बल्कि सबको बराबर का मौका मिले। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। इसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, बेल्जियम के बारे में पूछा जा सकता है और श्रीलंका के बारे में कि उनका जो एथनिक डिवाइडेशन था वो किस तरीके से था और उन्होंने किस तरह से सॉल्यूशन निकाला। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पूछी जा सकती है और पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है ये पूछा जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।